Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to start with a new topic that is spoilage, and we can say Unit 5 of the Pharmaceutical Microbiology. So, what is the content of the Unit 5th? Okay, for Unit 5th में हम पहले पढ़ेंगे what is spoilage, types of the spoilage, factors affecting the microbial spoilage of the pharmaceutical products, यानी कि जो माइक्रोब्स हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को स्पॉइल करते हैं उनके लिए क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सोर्सेस क्या क्या ऐसे सोर्सेस हैं जो कि स्पॉइलेज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, टाइप्स ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेट्स यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेट कितने तरह के होते हैं, असेसमेंट ऑफ द माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड द स्पॉइलेज, ऐसे हम क्या क्या असेसमेंट कर सकते हैं, माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं अपने आगे की स्टडी के लिए. ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कैसे हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं बाय यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ द माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन, यानी कि जब हमने ये क्लियरिटी कर ली कि हमने प्रिजर्वेशन कर रखा है एंटी माइक्रोबियल एजेंट के थ्रू, अब हमें वहाँ पे क्या करना है, चेकआउट करना है यानी इवैल्यूएशन करना है कि वो हमारा फॉर्मुलेशन एक माइक्रोबियल के अकॉर्डिंग स्टेबल है या नहीं, यानी कि हमने कोई भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया, हमने उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम ऐसा ना हो कि वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करने लगे, तो इसलिए हम वहाँ पे इवैल्यूएशन प्रोसेस करते हैं ताकि हम कंफर्म हो सके कि ये फॉर्मुलेशन पार्टिकुलर फॉर्मुलेशन कितने टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है, कितने टाइम के लिए वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है. ओके, ग्रोथ ऑफ द एनिमल सेल्स इन द कल्चर. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल सेल्स को कल्चर कैसे करते हैं, जनरल प्रोसीजर क्या होता है इसका, प्राइमरी एस्टेब्लिश ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर मीन्स वहाँ पे उसके टाइप्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी. देन वी विल कम ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द सेल कल्चर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड द रिसर्च वर्क, यानी कि इन सेल कल्चर को करने का पर्पस क्या है. पर्पस ये है कि हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और रिसर्च वर्क में ये किस तरह से यूजफुल हैं. ओके ओके, फूड शुड बी सेफ एंड फ्री फ्रॉम द कंटामिनेशन, यानी कि जो भी हम फूड यूज़ करते हैं वो हमारे लिए सेफ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द कंटामिनेशन, किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए उस फूड में, एंड स्पॉइलेज एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स जर्नी, यानी कि किसी भी तरह का वहाँ पे स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए जब तक कि वो अपने कंज्यूमर्स तक ना पहुँच जाए. ओके, हैंस अवेयरनेस ऑफ द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ फूड कंटामिनेशन, इसलिए हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कैसे अपने फूड को कंटामिनेट होने से बचा सकते हैं, क्या क्या ऐसे पोटेंशियल सोर्सेस हैं जो कि हमारे फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं. ओके, इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द गुड न्यूट्रिशन एंड गुड हेल्थ. इन दिस स्टडी मतलब कि हमें अपने फूड को जितना ज़्यादा हम कंटामिनेट होने से बचाएंगे, जितना ज़्यादा उसे स्पॉइलेज से बचाएंगे, वो हमारे लिए उतना ही न्यूट्रिशनल होगा और गुड हेल्थ के लिए अच्छा होगा. ओके, इन दिस स्टडी सेशन वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन फूड कंटामिनेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, फिजिकल फैक्टर्स. और इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे किस चीज़ पे कि हमारे फूड कैसे कंटामिनेट होते हैं माइक्रोब्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से, फिजिकल फैक्टर्स. ओके, सो लेट्स सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड. ओके, फर्स्ट हमें डिस्कस करना है ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, यानी हमारा कोई भी पर्टिकुलर फूड है, फॉर्मुलेशन है, या फिर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पे माइक्रोब्स किस तरह से ग्रो कर सकता है, कितना कर सकता है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या होगी, तो वो डिपेंड करता है कि उसका फैक्टर क्या है, क्या क्या उसे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए. ओके, the growth of the microorganism in food products can be affected by the extrinsic factor and the intrinsic factor. अब जो ग्रोथ होगा माइक्रोब्स का फूड में वो दो तरह से अफेक्ट होता है, कुछ ऐसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं. सो व्हाट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर, व्हाट इज इंट्रिंसिक फैक्टर, लेट्स सी. एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर आर द फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं एक्सटर्नल टू द फूड, यानी कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, जो कि हमारे फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं, विच अफेक्ट बोथ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करते हैं, एंड द फूड इटसेल्फ ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, और हमारे फूड को भी जब वो प्रोसेसिंग हो रहा होता है या फिर स्टोर किया गया होता है. ओके,
एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स इंक्लूड द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द ऑक्सीजन। सो हमारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द ऑक्सीजन। ये हमारे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि हमारे फूड को हमारे माइक्रोब्स को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स सी कैसे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और द हमारे फूड को किस तरह से वो अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, डिफरेंट माइक्रो सॉरी ओके, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं, कुछ होते हैं कि लो टेम्परेचर पे, कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो हमारे मॉडरेट टेम्परेचर पे भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। सो लेट्स सी, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक टू ग्रो इन द कोल्ड। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि कोल्ड में ग्रो करना बहुत पसंद करते हैं, मीन्स उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन होता है। सम लाइक टू ग्रो एट अ रूम टेम्परेचर। मैंने बोला जैसे कि वो कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर पे, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, तो मीन्स रूम टेम्परेचर पे भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। एंड अदर्स लाइक टू ग्रो एट द हाई टेम्परेचर। कुछ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो करना पसंद करते हैं। ओके, उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन होती है। ह्यूमिडिटी नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करती है। द ह्यूमिडिटी ऑफ द स्टोरेज इन्वायरमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह की ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, वो भी हमारे माइक्रोब्स का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि उसके ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एट द फूड सरफेस मीन्स जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, माइक्रोब्स उतना अच्छा उसमें ग्रो करने के चांसेस होते हैं। सो उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन होता है और काफ़ी अच्छा कंडीशन होता है अगर बोला जाए तो। ऑक्सीजन, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू डेवलप। मीन्स कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है डेवलप करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके, दीज आर कॉल्ड द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ए गुड एग्जाम्पल इज द एस्चेरिचिया कोलाई। मीन्स जो एस्चेरिचिया कोलाई होता है, ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वेल ग्रोथ करने के लिए। और फीकल बैक्टीरियम, ये क्या है, फीकल बैक्टीरियम है, यानी कि फीकस में मोस्टली प्रेजेंट होता है, विच ग्रोज रीडली ऑन मैनी फूड। इसीलिए ये ईजिली बहुत सारे फूड पे ग्रो कर जाता है। ओके, दैट्स वाई हमेशा कहा जाता है कि विलेज साइड में बोला जाता है कि मतलब कि आउटसाइड बाथरूम जाने से मना किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मतलब कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों पे बेस होती हैं कि हमारे इन्वायरमेंट कैसे हमें अफेक्ट करते हैं। ओके, इफ़ यू कीप फूड इन अ लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, अगर आपने अपने फूड को जहाँ ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, यानी ऑक्सीजन का लेवल लो हो, तो उस कंडीशन में एरोबिक बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं और ना ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। व्हाट इज इंट्रिंसिक फैक्टर? अभी हमने ऐसे फैक्टर्स पढ़े जो कि एक्सट्रिंसिक थे, यानी कि जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ऑक्सीजन हो गया, ये सब इन्वायरमेंटल कंडीशन थे जो कि हमारे माइक्रोब्स के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे थे। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर सेकंड है। इंट्रिंसिक फैक्टर एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट इटसेल्फ। हमारे ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, यानी कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स भी अफेक्ट करते हैं कि माइक्रोब्स की ग्रोथ कैसी होगी। कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट होंगे जिनमें ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो कि माइक्रोब्स को रेजिस्ट करेंगे, उसे रोकेंगे ग्रोथ होने से। कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट होंगे जो कि हाईली फेवरेबल कंडीशन देंगे किसी भी माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल, मीट हैज़ अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट मे प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मीट हमारा बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, इसमें माइक्रोब्स बहुत ही फास्टली और बहुत ही अच्छे से ग्रो होने के चांसेस होते हैं। बहुत ही हम कह सकते हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है, यानी कि यहाँ पे वो ईजिली ग्रो कर सकते हैं।
ओके, द फॉलोइंग कॉमन इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। और ऐसे कई सारे इंट्रिंसिक फैक्टर हैं जो कि उनके ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर पीएच। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हाई पीएच पे ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं कि लो पीएच पे, कुछ होते हैं मॉडरेट यानी 6 to 8 के रेंज में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो हमारे फूड प्रोडक्ट का पीएच कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है माइक्रोब्स का ग्रोथ माइक्रोब्स की ग्रोथ कितनी होगी। ओके, द साइंटिफिक टर्म पीएच इज अ मेजर ऑफ द हाउ एसिडिक और द एल्कलाइन एन इन्वायरमेंट इज। यानी कि साइंटिफिक टर्म अगर पीएच की बात करें तो पीएच क्या है ये डिसाइड करता है सॉरी ओके, कुछ ऐसे जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि द साइंटिफिक टर्म पीएच इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और द एल्कलाइन एंड इन्वायरमेंट। यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये उसके पीएच पर डिपेंड करता है। ओके, ऑन अ स्केल दैट हैज़ अ न्यूट्रल नाइदर एसिड और द एल्कलाइन। कुछ पीएच का एक ऐसा स्केल भी है जो कि ये डिसाइड करता है कि ना ही वो एसिडिक होगा ना ही एल्कलाइन होगा, वो न्यूट्रल होगा एट द pH 7। pH 7 अगर शो करता है तो इट्स मीन वो ना ही एसिडिक इन्वायरमेंट है ना ही वहाँ पे एल्कलाइन इन्वायरमेंट है। सो इन्वायरमेंट्स दैट आर एसिडिक हैव अ pH वैल्यू बिलो द 7। जैसा कि हम पढ़ते आए बचपन से कि जो अगर हमारे इन्वायरमेंट का pH 7 से बिलो है तो फिर हम क्या बोलेंगे, वो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। यानी पीएच जितना कम होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक वैल्यू होगी। ओके, और जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा यानी 7 से अबव होगा वो एल्कलाइन नेचर शो करेगा। तो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज, जैसा कि मैंने बोला 6 to 8 के रेंज में, लेकिन यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा एक्यूरेसी दिखाई गई है कि जैसे मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज ग्रो बेस्ट एट द क्लोज टू द न्यूट्रल पीएच, जो कि न्यूट्रल पीएच के क्लोज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि 6.6 ये थोड़ा एसिडिक हो गया और ये न्यूट्रल के क्लोज है। और अगर हम एल्कलाइन की साइड से देखें तो ये न्यूट्रल से जस्ट 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि क्या कर रहा है, एल्कलाइन पीएच शो कर रहा है। मीन्स ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है। उसके बाद है सेकेंड इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट यानी वाटर एक्टिविटी भी हम इसे बोल सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट। जैसा कि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने बोला था कि जैसे ह्यूमिड कंडीशन में बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। तो ह्यूमिड में क्या होता है, टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है और वहाँ पे वाटर कंटेंट भी होता है, एज वेल प्रेशर, सब कुछ डिपेंड करता है वहाँ पे। सो फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से माइक्रोब्स वहाँ ईजिली अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। The water requirements of microorganisms are described in terms of the water activity। और यहाँ पे जैसा कि लिखा है माइक्रोब्स को कैसा मॉइस्ट इन्वायरमेंट की नीड होती है ग्रो करने के लिए, और जो उन्हें जितना अमाउंट ऑफ वाटर उन्हें चाहिए होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं वाटर एक्टिविटी, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल AW। ओके, ए मेजर ऑफ हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट। और ये हमें बताता है कि कितना वाटर प्रेजेंट है हमारे प्रोडक्ट में। ओके, उसके बाद है थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिएंट कंटेंट। ये भी हमारा एक इंट्रिंसिक फैक्टर है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है। जितना अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा उतना अच्छा माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से ग्रो करने के लिए खाना मिलेगा। तो इस तरह से वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन ही होता है। ओके, इन ऑर्डर टू ग्रो, मल्टीप्लाई एंड फंक्शन नॉर्मली। यानी कि अगर उन्हें ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन करना है नॉर्मली, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कई सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, विटामिन, मिनरल्स। अगर ये न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उस प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे माइक्रोब्स के चांसेस हैं कि वो ग्रो हो जाए ईजिली। ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म देयरफॉर ग्रो वेल ऑन द न्यूट्रिएंट रिच फूड्स। यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिच फूड्स होते हैं, जैसे कि हमने मीट की बात की थी। फोर्थ फैक्टर है कि स्ट्रक्चर कैसा है हमारे फूड आइटम्स का। द नेचुरल कवरिंग ऑफ सम फूड्स प्रोवाइड्स द एक्सीलेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंट्री एंड द सब्सिक्वेंट डैमेज बाय द स्पॉयलर्स ऑर्गेनिज्म।
अब हमारे फूड आइटम्स का स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनकी कवरिंग क्या करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, माइक्रोब्स से बचाती है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, एक प्रोटेक्शन का वर्क करेगा कि अगर उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि हम अगर बात करें, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इन पे क्या होती है, पील्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, माइक्रोब्स से बचाती हैं अंदर के पार्ट को। ओके, लेकिन कुछ टाइम बाद, जब काफ़ी टाइम बाद उन्हें ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मिलने लगती है, तो जब जाके वो हमारा डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब डिग्रेड हो जाता है फूड प्रोडक्ट। अदरवाइज हम देख सकते हैं जैसे बनाना हो गया, उनके ऊपर जो पील्स होती हैं वो प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं। ओके, सो एग्जाम्पल सच एज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर आर द स्किन ऑफ द फ्रूट्स, वही बोला गया है, स्किन ऑफ द फ्रूट्स यानी उनके पील्स, एंड द वेजिटेबल्स सच एज टोमेटोज, बनाना। सो इनके ऊपर जो पील्स होती है वो इसीलिए होती है, वो प्रोटेक्ट करती हैं उन माइक्रोब से। ओके, इन नेक्स्ट lecture we will discuss about the pharmaceutical spoilage. Thank you so much.